आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। इन जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। वो ऑपरेंड चाहे वेरिएबल हो या फिर कोई वैल्यू हो, ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है और आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है 5+3। तो इस एक्सप्रेशन में 5 और 3 क्या है? ये ऑपरेंड है, वैल्यू है और प्लस साइन यहाँ पर ऑपरेटर है। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन जिसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये कुछ ऑपरेटर हैं जिसका हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। देयर आर फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड 10 एंड वेरिएबल b होल्ड 20। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसका हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे एडिशन। एडिशन क्या होता है? एडिशन ऑपरेटर दो ऑपरेंड को ऐड करने का काम करता है। जैसे हमने एज्यूम किया है ए की वैल्यू यहाँ पर 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ये हमें बोला गया है ऑलरेडी स्टेटमेंट में एज्यूम करने के लिए। एडिशन क्या करता है? दो ऑपरेंड को ऐड करने का काम करता है। जैसे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है? 10 प्लस 20 यानी 30। ऐसे ही दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस साइन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है? हमेशा सेकेंड ऑपरेंड को माइनस करते हैं फर्स्ट में से, यानी ए माइनस बी है, इसका मतलब ए में से बी को माइनस करेंगे। अगर बी माइनस ए होता तो बी में से ए को माइनस करते और इसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है अगर हम पहले ए को लिखें बाद में बी को लिखें या पहले बी को लिखें बाद में ए को लिखें। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होता है। अब ऐसे इस कंडीशन में a माइनस बी है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, यानी 10 माइनस 20 माइनस 10। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? दो ऑपरेंड का मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे a मल्टीप्लाइड बाय b विल गिव 200, यानी 10 इंटू 20 200। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते। जैसे यहाँ पर दिया गया है b डिवाइडेड बाय a, यानी b की वैल्यू है 20, a की वैल्यू है 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, इसका रिजल्ट आता है 2। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर द इंटीजर डिवीजन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को जब दूसरे वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है? जब कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है तो उस केस में इंटीजर वैल्यू के बाद कुछ वैल्यू रिमेनिंग बच जाती है। जैसे अगर हम बात करें b डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ पर b डिवाइडेड बाय a तो कंप्लीटली है, डिविजिबल हो रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर 0 है। इसी जगह अगर 20 की जगह 21 हो जाए तो इस केस में 21 डिवाइडेड बाय 2 लिखने से क्या होता है? 2 तो 2 टाइम्स तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 यहाँ पर रिमेनिंग होगा जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें
तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी गिवन वैल्यू का इंक्रीमेंट कर देता है 1 से। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस इंटीजर वैल्यू बाय 1, यानी इस केस में क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है गिवन वो है a की वैल्यू 10। जब हम a प्लस प्लस लिखते हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, a प्लस प्लस यानी a की वैल्यू जब 10 थी तो ये वैल्यू 11 हो चुकी है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। अब जैसे a की वैल्यू 10 है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 10 को 10 से 1 माइनस कर देगा, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल रहा है 9। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर का सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट ऑपरेटर है। और इसमें क्या होता है, इट कैन बी यूज टू गिव वन वैल्यू रेज टू द पावर अनदर वैल्यू। अब जैसे यहाँ पर a डबल स्टार 2 है, इसका मतलब क्या है, a और डबल स्टार का मतलब पावर, तो a का पावर 2। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 10 का स्क्वायर यानी 100। तो इस तरीके से क्या है, एक्सपोनेंट कैलकुलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जब हम किसी वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के आधार पे जो रिजल्ट आता है वो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स आता है। देयर आर सम ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। हम कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं, दो वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने पे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम फाइनल रिजल्ट मानते हैं, और वो फाइनल रिजल्ट आइदर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है 10 और b की वैल्यू है 20। डबल इक्वल टू साइन जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए है इक्वल साइन। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। मतलब इक्वल ऑपरेटर से हम क्या चेक करते हैं कि जो दो ऑपरेंड दिए गए हैं वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होता है तो उस केस में रिजल्ट ट्रू मिलता है, इक्वल नहीं होने के केस में रिजल्ट फॉल्स मिलता है। जैसे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, इसका मतलब 20 बराबर नहीं हो सकता, यानी a और b का जो रिजल्ट है ये आ रहा है फॉल्स। दूसरा है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में क्या होता है, दो वैल्यू की कंपैरिजन की जाती है और कंपैरिजन करने के बाद अगर ये लगता है कि दोनों रिजल्ट जो है दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो चूंकि हम नॉट इक्वल चेक कर रहे हैं तो सेम नहीं होने पे रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इस केस में a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो 10 नॉट इक्वल टू 20, मतलब ये वैल्यू जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है कि इसमें लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए राइट ऑपरेंड से। जैसे हम मान लेते हैं वैल्यू हमारे पास है 10 और 10 ग्रेटर देन 20, तो ये ट्रू कब होगा, जब पहली वैल्यू ग्रेटर हो और दूसरी वैल्यू स्मॉल हो। लेकिन पहली वैल्यू इस केस में ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर पहली वैल्यू ग्रेटर होगी तो कंडीशन ट्रू होगा। लेस देन के कंपैरिजन में क्या है, अगर पहली वैल्यू लेस होती है यानी जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो लेस होगी, राइट ऑपरेंड ग्रेटर होगा, तो इस केस में कंडीशन ट्रू होगा। जैसे वैल्यू है 10, फर्स्ट वैल्यू 10 है, लेस देन 20।
अब ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू कम है और राइट ऑपरेंड की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ए लेस देन बी इस कंडीशन में ट्रू होगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में क्या होता है, लेफ्ट ऑपरेंड को हम राइट ऑपरेंड से कंपैरिजन करते हैं। और जैसे पहले के केस में क्या था, पहले जैसे ग्रेटर देन लेस देन के केस में क्या हो रहा था कि आइदर ग्रेटर या फिर लेस चेक होता था। ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में क्या हो रहा है, आइदर ग्रेटर हो या फिर इक्वल टू हो। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या 10 ग्रेटर देन 20 है, पहला कंडीशन भी फॉल्स हो गया। दूसरा 10 इक्वल टू 20, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। अदरवाइज ग्रेटर और इक्वल टू दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर मैच कर जाए तो रिजल्ट क्या आता, ट्रू। ऐसे ही लेस देन के केस में क्या होता है, लेफ्ट और राइट जो ऑपरेंड होती है दोनों की वैल्यू कंपेयर करते हैं। अगर लेफ्ट ऑपरेंड लेस हो या फिर इक्वल हो तो लेस या इक्वल दोनों के केस में हम कंपैरिजन करेंगे और अगर कंडीशन एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वैल्यू ट्रू है। जैसे 10 लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 20, इसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 10 क्या लेस देन 20 है, मतलब पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया, लेकिन 10 इक्वल टू 20 नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर क्या करना है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है, चाहे लेस हो या फिर इक्वल हो। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट देख सकते हैं। कंपैरिजन स्टेटमेंट क्या करता है, हमेशा एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, इस केस में लॉजिक को चेक करता है, रिलेशन चेक करता है, और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स के केस में वैल्यू फॉल्स होगा। देयर आर सम ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब इस कंडीशन में भी हमने क्या किया है, 10 की ए की वैल्यू 10 ले ली है और बी की वैल्यू 20 ले ली है। अब लॉजिकल ऑपरेटर को हम देखते हैं, वैसे लॉजिकल एंड है पहला ऑपरेटर। लॉजिकल एंड के केस में क्या होता है, दो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन है तो उस केस में क्या होता है, हर एक कंडीशन ट्रू होने चाहिए। यहाँ पर लॉजिकल एंड जो यूज किया है वो इस तरह से ऐड किया है, जैसे इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो नंबर्स देन रिटर्न द सेकेंड नंबर फॉर जीरो इट रिटर्न्स जीरो। मतलब इस केस में क्या है कि अगर दो नॉन जीरो ऑपरेंड हो तो दो नॉन जीरो ऑपरेंड के केस में क्या होता है, हमेशा जो इसका आउटपुट है वो सेकेंड नंबर होगा। और अगर कोई भी वैल्यू जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है, ओवरऑल इसका रिजल्ट जीरो होगा। नॉन जीरो का मतलब हमेशा क्या होता है, वैल्यू ट्रू। नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है और जीरो क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम इस फैक्ट को देखें, if both the operands are non-zero numbers, then output will be second number. For zero, it returns zero. मतलब 10 एंड 20 दोनों ही नॉन जीरो नंबर है तो इस केस में आउटपुट आ रहा है 20। ऐसे ही 20 एंड 10 नॉन जीरो नंबर है तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर 10।
और अगला जो नंबर है, इसमें एक्सप्रेशन में कंडीशनल ऑपरेटर को कंबाइन किया हुआ है। अब 10 ग्रेटर देन 9 क्या होता है? क्योंकि 10 ग्रेटर है 9 स्मॉलर है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। उसके बाद है एंड 7 लेस देन 6। तो चूंकि 7 लेस देन 6 नहीं होता है तो ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। और एंड के केस में जब एक भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स। तो ये हमने देख लिया। अब अगला जो एग्जांपल है वो है 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो 1 इक्वल टू 5 तो नहीं है, लेकिन 1 5 से लेस है। इसका मतलब ये भी कंडीशन हो गया ट्रू। एंड 2 इक्वल टू 2.0। कोई नंबर अगर इंटीजर में है तो इंटीजर का डेटा टाइप फ्लोट हो सकता है, यानी 2 डबल इक्वल टू 2.0 दोनों एक ही चीज है। तो मतलब इसके केस में क्या है? वैल्यू ट्रू हो सकती है। क्योंकि आपने कंसेप्ट देखा होगा कि जैसे अगर हम दो, एक वैल्यू हमारा इंटीजर हो और एक वैल्यू फ्लोट हो, तो उस केस में जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा पॉइंट में रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही पॉइंट में रिजल्ट आ सकता है। तो इस केस में अगर हम कंपेयर करें तो एक वैल्यू 2 है इंटीजर और दूसरी वैल्यू भी 2 ही है, सिर्फ उसका लिखने का तरीका अलग है। तब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू जो है वो ट्रू है। जब दोनों ट्रू है तो ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर जो है वो काम करता है। एंड के केस में हमेशा सेकेंड वैल्यू आउटपुट होती है। ऐसे ही लॉजिकल और के केस में क्या होता है? इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन आउटपुट विल बी फर्स्ट नंबर। इफ वन ऑफ देम इज जीरो इट रिटर्न्स द नॉन जीरो नंबर। यानी लॉजिकल एंड के केस में क्या हो रहा है कि अगर दो नॉन जीरो नंबर होंगे तो पहला नंबर जो है वो आउटपुट होगा। 10 20 में आउटपुट क्या है? 10। 20 10 में आउटपुट है 20। तो इस तरीके से लॉजिकल और काम करता है। दूसरा नॉन जीरो के, जीरो के केस में क्या होगा? क्योंकि एंड के केस में अगर जीरो यानी एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाता है? फॉल्स। लेकिन और के केस में क्या है कि एक भी ट्रू होने से रिजल्ट ट्रू हो जाता है। तो इस केस में अगर एक भी नॉन जीरो नंबर हमें मिलता है और बाकी अगर सारे जीरो भी हैं तो नॉन जीरो वाला हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे 10 और जीरो लिखा हुआ है तो ही रिजल्ट 10 होगा। जीरो और 10 होगा उस केस में भी आउटपुट 10 होगा। दूसरा केस क्या है? इन अदर केसेस it gives false only if both conditions are false otherwise gives true। जैसे एंड के केस में होता है कि जब सारे वैल्यू ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एंड के केस में क्या होता है कि जब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर सारे फॉल्स होंगे तभी फॉल्स हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पर हम एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल है 45 लेस देन इक्वल टू 49। तो 45 49 के बराबर तो नहीं है लेकिन लेस तो है, यानी पहला रिजल्ट है ट्रू। और 7 लेस देन 9, तो 7 लेस देन 9 ये भी रिजल्ट ट्रू है। तो मतलब दूसरी वैल्यू भी है ट्रू, यानी ट्रू ट्रू ओवरऑल मिला करके ये रिजल्ट आ रहा है ट्रू। दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ना ग्रेटर का कंडीशन ट्रू है ना इक्वल का कंडीशन ट्रू है। तो मतलब इसका रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। उसके बाद हम लिखते हैं और फिर 2 और 2.7 दोनों कंपेयर कर रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये भी फॉल्स है। तो जब दोनों फॉल्स है तो इस कंडीशन में ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। तीसरा है लॉजिकल नॉट।
लॉजिकल नॉट के केस में क्या होता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स के केस में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ट्रू कर देगा। तो जैसे यहाँ पर नॉट यूज किया हुआ है, तो नॉट को हम पहले नहीं देखेंगे, नॉट को बाद में देखना है। पहले हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में है उसे इवेलुएट करना। तो जैसे 10 ग्रेटर देन 9, तो ये रिजल्ट क्या है, 10 ग्रेटर देन 9 क्योंकि ट्रू होता है, तो हमने लिख दिया ट्रू। नेक्स्ट है एंड 7 लेस देन 6, तो 7 लेस देन 6 ये रिजल्ट फॉल्स है। तो एक वैल्यू जब ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो एंड जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है, यानी इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, और लॉजिकल नॉट लगा हुआ है इससे पहले, तो नॉट फॉल्स यानी फॉल्स वाला जो होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर ट्रू। दूसरा एग्जांपल है 45 लेस देन इक्वल टू 49। 45 लेस देन इक्वल टू 49 में क्या है, 45 तो 49 से लेस है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस तो है, इसलिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। और 7 लेस देन 9, 7 लेस देन 9 इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू दोनों मिला करके ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया, नॉट यूज किया है। तो ट्रू के केस में अगर नॉट यूज किया हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो काम करता है। तो ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा। अब लास्ट ऑपरेटर हमें पढ़ना है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन उससे पहले एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्टेटमेंट में मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर हो। मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि नॉट भी हो, एंड भी हो और भी हो। तो उस केस में सबसे पहले हम नॉट को इवेलुएट करते हैं, फिर एंड को करते हैं, और सबसे लास्ट में और का इवेल्युएशन होता है। इस केस में हमने नॉट को बाद में इसलिए किया था क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में जो है वो डेटा दिया गया था, तो इसका मतलब क्या है, इवेल्युएशन पहले ब्रैकेट का होता है, इसलिए हमने नॉट को बाद में इवेलुएट किया था। तो ये कंसेप्ट है कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का जो यूज है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। इन जावा स्क्रिप्ट एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। पहला जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो है इक्वल टू साइन। जैसे इसमें क्या है, राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड असाइन हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई पहले इवेलुएट होगा और इसका जो रिजल्ट है वो z में स्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। इस केस में अगर हम ध्यान दें तो टोटल 3 वेरिएबल यूज किया गया है, यानी 2 वेरिएबल एडिशन के लिए और तीसरा वेरिएबल हमने यूज किया है z में वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यानी तीसरा वेरिएबल जो है वो है z। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक कम वेरिएबल यूज करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे इसे हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे अगर हम देखें प्लस इक्वल टू है, यानी एड एंड असाइनमेंट, ये क्या करता है, इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब पहले राइट को
लेफ्ट ऑपरेंड के साथ ऐड करता है और उसके बाद जो रिजल्ट है वो लेफ्ट में असाइन हो जाता है। जैसे z प्लस इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है? पहले तो राइट और लेफ्ट ऑपरेंड जैसे यहाँ ऐड हो गया, इसकी वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन हो गई यानी z में। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट काम करता है। पहले राइट में से लेफ्ट में से राइट ऑपरेटर जो है राइट ऑपरेंड उसे माइनस करते हैं। जैसे z माइनस इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है? पहले z माइनस एक्स होगा और इसकी वैल्यू जो है वो z में असाइन हो जाएगी। इसी तरह से मल्टीप्लाई काम करता है। मल्टीप्लाई में भी लेफ्ट और राइट ऑपरेंड जो है पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे z मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है? z मल्टीप्लाई एक्स और इसकी वैल्यू z में स्टोर हो जाती है। ऐसे ही डिवाइड एंड असाइनमेंट में क्या होता है? पहले लेफ्ट वैल्यू को हम राइट से डिवाइड करते हैं। जैसे z स्लैश इक्वल टू एक्स यानी z स्लैश एक्स, और ये डिवाइड करके हमने लेफ्ट में स्टोर कर दिया है। इसी तरह से मॉडुलस इक्वल टू भी काम करता है, यानी मॉडुलस और असाइनमेंट। इसमें क्या होता है? z मॉडुलस इक्वल टू एक्स, यानी पहले z मॉडुलस एक्स होता है और इसकी जो वैल्यू है वो z में असाइन होती है। तो ये जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा जितने भी ऑपरेटर दिए गए हैं उसमें एक वेरिएबल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, और इस कारण से इसे हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जैसे इक्वल टू सिंबल, इन जनरल हम क्या करते हैं? इक्वल टू सिंबल जो है वो हम बराबर चेक करने के लिए करते हैं। जैसे द इक्वल सिंबल रिप्रेजेंट्स इक्वल टू इन मैथ, मतलब मैथ में इक्वल सिंबल जो है वो इक्वल टू के लिए यूज किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इक्वल टू सिंबल जो है वो वैल्यू असाइनमेंट के लिए किया जाता है। ऐसे ही द लेफ्ट हैंड साइड of the equal sign is always variable and the right hand side may be a number, a string, a variable or an expression। यानी लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा? एक वेरिएबल होगा, और राइट साइड में कुछ भी हो सकता है, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कोई वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो। जैसे यहाँ पर हम देखें x इक्वल टू 10 है, तो मतलब x एक वेरिएबल है और 10 वैल्यू असाइन किया गया है, x लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही y है, y इक्वल टू 6, तो y भी है, लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट अगर हम देखें x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा गया है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 1 और ये x में जब स्टोर होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 11। नेक्स्ट में x की वैल्यू हमारी कितनी है? 11 हो चुकी है, तो 11 वैल्यू है x की और y की वैल्यू 6 है, तो 11 प्लस 6 और ये रिजल्ट आएगा 17। तो इस तरह से अगर हम कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो वैल्यू अगली लाइन में रिफ्लेक्ट होती है। द इक्वल टू सिंबल इज यूज्ड टू कंपेयर समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड टू राइट साइड। मतलब अगर हम सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू को देखें तो सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है और डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही सिंगल स्टार और डबल स्टार होते हैं। सिंगल स्टार मल्टीप्लाई के लिए जिसे हम अस्ट्रिक साइन बोलते हैं, और डबल स्टार जो है वो एक्सपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। दो ऑपरेटर और हैं, कंडीशनल ऑपरेटर और टाइप ऑफ ऑपरेटर। पहले हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। कंडीशनल ऑपरेटर क्या कहते? इसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं,
क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होता है टोटल, जिसमें फर्स्ट पार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन मार्क और कॉलोन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो सिंटैक्स है वो है फर्स्ट पार्ट में कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉलोन और सेकंड स्टेटमेंट। तो इसमें टोटल 3 पार्ट होता है। अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो कंडीशन क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। अगर कंडीशन ट्रू होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू रिटर्न करता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर ये तो हमने वेरिएबल यूज कर लिया है स्टेटस। नॉर्मल यहाँ पर हमने एक कंडीशन दी, मार्क्स ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी किसी के मार्क्स चेक हो रहे हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट होगा पास, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट फेल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। कई बार जैसे इफ एल्स का कंसेप्ट होता है जिसमें एक कंडीशन दी जाती है और दो सिचुएशन होता है, आइदर ट्रू का या फिर फॉल्स का। ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, फॉल्स होने पे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो इसी तरीके से जब अगर हमें छोटा प्रोग्राम इस तरह से लिखना है जिसमें दो ही कंडीशन है तो उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कंडीशन की होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो पहला स्टेटमेंट आंसर होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो दूसरा स्टेटमेंट आंसर होगा। जैसे स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो पास कब होगी, जब रिजल्ट मार्क्स 10 या उससे ज्यादा हो तो इसका स्टेटस क्या ऐड हो जाएगा, पास। और अगर 10 से कम होगा तो उस कंडीशन में स्टेटस की जो वैल्यू है वो फेल असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल हो, डेटा हो, उसका हमें डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करना होता है। टाइप ऑफ इन जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑपरेटर यूज्ड फॉर टाइप चेकिंग, यानी टाइप चेकिंग के लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं एंड रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द ऑपरेंड पास टू इट। मतलब डेटा टाइप जो है वो ऑपरेंड का डेटा टाइप रिटर्न होता है। द ऑपरेंड कैन बी एनी वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट whose type you want to find out using the type of operator। मतलब हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज तब करते हैं जब हमें ऑपरेंड का या फिर किसी वेरिएबल का, फंक्शन का डेटा टाइप जानना हो, तो उसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से लिखना होता है, टाइप ऑफ और ऑपरेंड। ऑपरेंड का जो डेटा टाइप है वो वैल्यू रिटर्न हो जाता है। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है। ये हमने सारा जो पढ़ा है ये ऑपरेटर्स का कंसेप्ट था। अब एक और चीज यहाँ पर है, टाइप ऑफ ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर का जो वैल्यू रिटर्न होता है प्रोग्राम में, एक्चुअली वो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। जैसे अगर नंबर टाइप का होगा तो टाइप ऑफ ऑपरेटर के द्वारा जो स्ट्रिंग रिटर्न होगा वो होगा नंबर। मतलब जितना भी चीज है वो डबल कोटेशन मार्क में है। अगर डेटा स्ट्रिंग होगा तो टाइप ऑफ में स्ट्रिंग रिटर्न होगा, बुलियन के केस में बुलियन रिटर्न होगा, ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अगर डेटा टाइप फंक्शन है तो फंक्शन रिटर्न होगा, अनडिफाइंड के केस में अनडिफाइंड रिटर्न होगा, और जब नल है तो उस केस में ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो ये हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ ऑपरेटर में डेटा का टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ के द्वारा स्ट्रिंग क्या रिटर्न किया जाता है।
तो ये कंप्लीट था कंसेप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। अब एक बार हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर काम कर रहा है। इसमें जो प्रोग्राम दिया गया है वो सिंपल HTML का प्रोग्राम है, और HTML में ही हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को हम इंक्लूड करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो यहाँ पर कोड लिखा गया है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है। हमने जिस टाइम में अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था वहां भी हमने दो वेरिएबल यूज किए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर के केस में। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी दो वेरिएबल डिफाइन कर देने हैं। एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10, दूसरा वेरिएबल है b इक्वल टू 5। मतलब a और b हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हैं, यानी c इक्वल टू a प्लस बी। मतलब a और b की वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही है और c में स्टोर हो रहा है। अब इस केस में हम देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जब हम c की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो c का एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगा, यानी 10 प्लस 5 15 प्रिंट होगा। उसके बाद हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर। ये स्टेटमेंट लिखने से क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी ब्रेक से क्या होता है, बीआर टैग से लाइन ब्रेक हो जाता है। मतलब अब जो अगला आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो मतलब इस तरीके से हम पहले दो वेरिएबल डिफाइन किए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल को यूज करके रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हैं और सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे हैं। और कंप्यूट करने के बाद जैसे ही रिजल्ट कंप्यूट हो रहा है हम उसके रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, यानी हर जगह पर सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट किया गया है। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ए प्लस प्लस, ऐसे ही प्लस प्लस ए, माइनस माइनस बी, ये सारा चीज जो है ये कैलकुलेट किया गया है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का कंसेप्ट है। अब जैसे यहाँ पर देखें, जो प्लस प्लस है वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर हम देखें कि a की वैल्यू सपोज पहले से 10 है, तो a में अगर हम प्लस प्लस करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर प्लस साइन बाद में है, इसका मतलब क्या है, पहले यूज करना उसके बाद इंक्रीमेंट करना। यानी इस कंडीशन में a की जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू ही रहेगी, लेकिन अगले इटरेशन के लिए अपडेट हो जाएगी। यानी a प्लस प्लस की वैल्यू अलग यहाँ पर प्रिंट होगी और a की वैल्यू अलग प्रिंट होगी। ऐसे ही अगर हमने प्लस प्लस a कर दिया, यानी पहले प्लस कर दिया बाद में हमने a यूज किया है, बट इस केस में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद यूज होगा। तो जितना हमने कंसेप्ट पढ़ा है वही कंसेप्ट का यूज करके और सारे स्टेटमेंट जो है वो स्क्रिप्ट टैग में क्लोज कर दिए गए हैं। तो ये एग्जांपल है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। इसका एक बार हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास a की वैल्यू है इनिशियल वैल्यू 10 और b की वैल्यू यहाँ पर है 5। अब प्लस जो है 15 माइनस a माइनस b 5, a इंटू बी यानी 10 इंटू 5 50, a डिवाइडेड बाई b 2। ऐसे ही a मॉडुलस b का जो रिजल्ट है, चूंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो 0। a प्लस प्लस, a प्लस प्लस का मतलब है कि पहले यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। यानी a की वैल्यू a तो पहले लिखी हुई है, तो इस केस में क्या हो रहा है, पहले a जो है ये यूज हो रहा है, उसके बाद हम इसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी a की वैल्यू इस टाइम में तो 10 ही थी, यानी जब हमने 10 को a को प्रिंट किया है इस केस में
तो वैल्यू ही प्रिंट हो रही है, लेकिन ए की वैल्यू चेंज तो हो गई, यानी जो चेंज हुई है वो अगले इटरेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब वैल्यू हमारा 11 हो चुका था। अब उसके नेक्स्ट इटरेशन में अगर हम देखें तो प्लस प्लस ए, यानी पहले इंक्रीमेंट देन यूज, यानी पहले इंक्रीमेंट हम अगर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास है ए की वैल्यू अब 11, तो 11 से क्या है, इंक्रीमेंट हो गया 12 और उसके बाद हमने प्रिंट किया है, तो यहाँ पर वैल्यू 12 प्रिंट हो गई। तो ये हमें ध्यान में रखना है, अगर पहले वेरिएबल है और तब इंक्रीमेंट है, यानी ए प्लस प्लस बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले यूज देन इंक्रीमेंट, और अगर पहले प्लस है इसका मतलब इंक्रीमेंट पहले होगा और वैल्यू रिफ्लेक्ट बाद में होगा। Increase reflected the next time variable a is output. The increment or decrement reflected in place. अब जैसे यहाँ पर b के केस में क्या है, तो b की वैल्यू 5 है, लेकिन चूंकि माइनस माइनस बी है, इसका मतलब पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट पहले हो रहा है तो 5 में से डिक्रीमेंट होगा तो 4 होगा, और 4 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है कंपैरिजन ऑपरेटर का। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, जैसे हमने पढ़ा था, प्रोग्राम हम सेम तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर भी वेरिएबल हमने लिया है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5। अब हम यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं a डबल इक्वल टू b, तो इस केस में a और b की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए पहला फॉल्स, दूसरा यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है। फिर अगर हम देखें a ग्रेटर देन b, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b ये वैल्यू ट्रू है, तो मतलब इस केस में वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर किया हुआ है a डबल इक्वल टू 1, मतलब एक जगह न्यूमेरिक है और एक जगह क्या है, स्ट्रिंग है, तो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कभी बराबर नहीं हो सकती है, तो इसका हमें इस कंसेप्ट का भी ध्यान में रखना है। जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला फॉल्स है, उसके बाद नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पर भी वैल्यू ट्रू आ रहा है। दूसरे केस में क्या है, ए ग्रेटर देन बी, तो इस केस में भी ट्रू आ रहा है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, मतलब 1 और इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू जो है, डबल इक्वल टू का मतलब है कि सिर्फ हमें वैल्यू को कंपेयर करना, तो चाहे स्ट्रिंग हो या फिर न्यूमेरिक हो, वैल्यू तो सेम है ही। इसका मतलब क्या है, 1 इक्वल टू 1, यानी ये वैल्यू ट्रू है, चाहे डेटा टाइप सेम है या फिर नहीं है। लेकिन अगर 3 टाइम्स इक्वल टू आ जाए, इसका मतलब क्या है, हमें इक्वल टू भी चेक करना है और साथ साथ इसका डेटा टाइप जो है ये भी सेम होना चाहिए। तो अगर हम इस केस में देखें तो 1 ट्रिपल इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 1 डबल इक्वल टू 1 वैल्यू तो मैच कर रही है, लेकिन इसका डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है। पहला है न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा है स्ट्रिंग वैल्यू, यानी 3 इक्वल टू के केस में वैल्यू फॉल्स हो रहा है। तो ये चीज हमें देखना है, अगर 3 साइन होंगे तो उस केस में हमें वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी कंपेयर करना है। तो ये जो हमने बेसिकली एग्जांपल में डिस्कस किया, जो नॉर्मल हमने कंसेप्ट में पढ़ा था वो कोड को डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो डिफरेंट थे वो डिफरेंट कोड को हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस ही किया है। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हम पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पर 0 एंड 5, अब 0 यहाँ पर क्या है, 0 फॉल्स होता है और दूसरी 5 जो है वो ट्रू होती है। तो
एंड के केस में क्या है, अगर एक भी वैल्यू जीरो हो, इसका मतलब फाइनल आउटपुट भी जीरो होता है। लेकिन और के केस में अगर जीरो हो जाए तो फाइनल आउटपुट क्या होता है, नॉन जीरो नंबर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, दो नॉन जीरो वैल्यू है और एंड का केस है, तो एंड के केस में सेकेंड नंबर आउटपुट होता है, यानी 3 और 5, तो सेकेंड नंबर आउटपुट हो गया 5। इसी तरीके से अगर हम 3 और 5 लिखते हैं तो और के केस में क्या होता है, पहला रिजल्ट जो है, पहला यहाँ पर आउटपुट आता है। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है 4 ग्रेटर देन 2, तो 4 ग्रेटर देन 2 तो ट्रू है, बट 4 लेस देन 2 जो है वो फॉल्स है। तो एंड के केस में अगर एक ट्रू हो जाए, एक फॉल्स हो जाए, तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स होता है। ऐसे ही और के केस में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, वैल्यू जो है 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 यानी ये ट्रू हो गया। 2 लेस देन ट्रू, 2 लेस देन 2 ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स। अब और के केस में क्या है, जो टी है यानी ट्रू, अगर एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें तो 4 लेस देन 2 मतलब ये बिल्कुल सेम था, सिर्फ हमने क्या कर दिया, इसमें नॉट लगा दिया है, तो फॉल्स वाला यहाँ पर ट्रू हो गया। और यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट है ये वाला, इसमें हमने नॉट लगाया तो ट्रू का फॉल्स हो गया। तो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर का, सेम कंसेप्ट है, इसमें प्रोग्राम में अलग से कुछ नहीं है। अगर हमने एचटीएमएल प्रोग्राम पढ़ा है तो एचटीएमएल प्रोग्राम जैसा ही ये भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर सारी चीजें लिखी है। दूसरा एक और चीज हमें ध्यान में रखना है कि आउटपुट स्टेटमेंट में जब कभी हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होता है आउटपुट स्क्रीन पर। तो इसलिए क्या है, डबल कोटेशन मार्क में जो भी चीजें लिखी हुई है एज इट इज स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। और बी आर टैग से क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है आउटपुट का। अदरवाइज जो लॉजिक है ऑपरेटर का, वो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। ऐसे ही अगर हम देखें असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में भी सेम केस है। लॉजिक हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर भी वर्क करता है। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो सेम ऐसे ही है, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5, तो 10 और 5 से कैलकुलेशन यहाँ पर होकर के ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये तो हमने देखा ऑपरेटर के डिफरेंट टाइप्स, सबका एग्जाम्पल देखा था और बाद में प्रोग्रामिंग का भी ओवरव्यू हमने लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रहता है इस चैप्टर का, वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट होता है, एक प्रेसिडेंस का और एक एसोसिएटिविटी का। प्रेसिडेंस का मतलब है कि किसी ऑपरेटर की प्रायोरिटी, यानी कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में इवेलुएट होगा। तो प्रेसिडेंस क्या है, इट इंश्योर्स द प्रायोरिटी ऑफ अ ऑपरेटर to be executed when a single expression contains multiple operators। यानी एक ऑपरेशन में, एक एक्सप्रेशन में जब मल्टीपल ऑपरेटर्स हो तो उसका जो इवैल्यूएशन होता है वो प्रायोरिटी के आधार पर होता है। प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि कौन सा पहले इवैल्यूएट होगा और कौन सा बाद में इवैल्यूएट होगा। अब जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है वो पहले इवैल्यूएट होता है, जिसकी प्रायोरिटी लोअर है वो बाद में इवैल्यूएट होगा। तो ये तो कंसेप्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का।
दूसरा अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दो ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो सेम हो जाता है। तो ऐसे केस में हम एसोसिएटिविटी को देखते हैं, और एसोसिएटिविटी आइदर लेफ्ट टू राइट होता है या फिर राइट टू लेफ्ट होता है। नॉर्मल केस में ज्यादातर जो ऑपरेटर हैं वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। कुछ ही ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव हैं। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट वाले का ध्यान में रख लेते हैं तो हम इजिली लेफ्ट टू राइट को याद रख पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, 6+3 स्टार 10/2। अब इस केस में क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है। तो हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है दोनों लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव के केस में क्या होता है, जो पहले आया यानी जो पहले लेफ्ट में आया वो पहले इवेलुएट होगा और बाद वाला बाद में इवेलुएट होगा। तो भले ही प्रायोरिटी चाहे सेम है, यहाँ पर स्टार पहले आ रहा है इसका मतलब स्टार पहले इवेलुएट होगा, और जो स्लैश है जो डिवाइड है वो बाद में इवेलुएट होगा। तो ये कंसेप्ट है एसोसिएटिविटी का। अब हम लोग एक टेबल देखते हैं जिसमें हर एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दिया गया है। जैसे यहाँ पर ऑपरेटर्स के सिंबल है, और ऑपरेटर का मतलब क्या है, उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, और हर एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस दिया गया है। जैसे ही टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कम होते जाता है। यानी जो ऑपरेटर आपको पहले दिख रहा है वो ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा, और जो ऑपरेटर बाद में दिख रहा है वो ऑपरेटर बाद में इवेलुएट होगा। तो इस तरीके से हमें ऑपरेटर को इवेलुएट करना है, सबकी प्रायोरिटी दी गई है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है। इसमें जो यूनरी ऑपरेटर हैं जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट, और ये तीनों ऑपरेटर जो हैं ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। उसके अलावा सारा एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट भी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। मतलब इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट और एक्सपोनेंट, इसके साथ साथ एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है जो कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो अगर हम एसोसिएटिविटी याद करना चाहें तो हमें याद ये रखना है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे जो ऑपरेटर हैं ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, जैसे ये राइट टू लेफ्ट। इसके अलावा असाइनमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट है, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट हैं। यानी राइट टू लेफ्ट में क्या होता है, जो बाद में आया वो पहले इवेलुएट होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट नॉर्मल सिचुएशन है। इसमें क्या है, जो ऑपरेटर पहले आ गया यानी लेफ्ट में आया वो पहले इवेलुएट होगा, और राइट वाला बाद में इवेलुएट होगा। तो ये कंसेप्ट है एसोसिएटिविटी का। हमने प्रायोरिटी देख ली कि कौन सा ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है और किसकी लोएस्ट है। जैसे यहाँ पर टॉप से बॉटम की तरफ जैसे ही आते जाएंगे इसकी प्रायोरिटी जो है ये कम होती जाती है। तो ये प्रेसिडेंस टेबल एज सच इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पता होना चाहिए, तब जाकर के हम इसे क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स दिए गए हों तो पहला काम होता है प्रायोरिटी चेक करना, यानी प्रेसिडेंस देखना, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम इवेलुएट करते हैं। और जब मल्टीपल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस मैच हो जाए तो उस केस में हम उसकी एसोसिएटिविटी को देखते हैं, और जैसी एसोसिएटिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे इवेलुएट करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था
ये ऑपरेटर्स का कंसेप्ट था। इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर के बारे में देखे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा, उसका एग्जाम्पल देखा और उसके साथ साथ हमने ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस टेबल देखे। तो इस वीडियो में हमने मेनली ऑपरेटर से संबंधित जितना कंसेप्ट था वो सब पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनबिल्ट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।